हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो मुझे अपलोड करने के लिए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट हियर वी आर। तो आज का वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ हमने लिंक प्रोवाइड की है। प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रोमोसोम्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैसे एक क्रोमोसोम पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर देता है। मतलब इसका हमने ओवरव्यू देखा था कि जो ग्रिगोर जोहान मेंडल थे उन्होंने हमको क्या बताया था। जब ग्रिगोर जोहान मेंडल ने 1866 में अपना जो एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें क्या बोला था कि जीन या फैक्टर करके कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसके वजह से जो डीएनए है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। लेकिन तब उनको फैक्टर ये जीन होता है ये नहीं मालूम था, या क्रोमोसोम ये क्या चीज़ होती है उनको नहीं मालूम था। उनको सिर्फ इतना पता था कि डीएनए है, डीएनए का कोई पार्ट है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो आगे जाके फिर और भी नए नए साइंटिस्ट ने इन चीज़ों के ऊपर स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए। जब माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो उन्होंने सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से देखा और तब उनको पता चला कि जब एक्चुअल सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल का डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और जिसके वजह से कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। मतलब पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम है वो एक मेल का क्रोमोसोम और एक फीमेल का क्रोमोसोम मिलकर, मतलब एक मेल का गैमेट और एक फीमेल का गैमेट मिलकर जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं और वो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आते हैं वो कैरेक्टर्स एक्चुअली कौन से पार्ट से आ रहे हैं? सेल के डीएनए से। डीएनए किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स। तो चलिए क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या बताया गया हमको इधर इंट्रोडक्शन में? क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्रोमोसोम क्या है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट हमेशा क्या आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज क्या है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स है फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समझो ये आपका सेल है और यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया है। क्या बनाया है यहाँ पर मैंने? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस बॉडी मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये फिलामेंटस बॉडी हमको कहाँ देखने को मिलती है? एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? आपका डेवलप्ड न्यूक्लियस। मतलब कोई भी यूकैरियोटिक सेल आप ले लो, यूकैरियोटिक सेल मीन्स डेवलप्ड सेल, और उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कंप्लीट न्यूक्लियस होगा। तो उस न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इस क्रोमोसोम को या इस धागे जैसे कॉम्प्लिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज present in the eukaryotic nucleus. So thread like structure which is present inside the nucleus of a eukaryotic cell, it is known as chromosomes. ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम कंडेंस होकर डीएनए बनाते हैं। मतलब अब तक ये चीज डिफरेंशिएट नहीं की गई है कि डीएनए और क्रोमोसोम के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसा बोला जाता है कि क्रोमोसोम से ही कॉइल होकर डीएनए बनता है। करेक्ट है। मतलब क्रोमोसोम और हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एक साथ मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए का एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जाए कि डीएनए होता क्या है तो आप बोल सकते हो डीएनए इज ए केमिकली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है और वापस हम इस बारे में डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे। सो देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर द फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। मतलब ऐसा इमेजिन करो, आपने देखा है कि आपका डीएनए ऐसा दिखता है। करेक्ट है ना? हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखता है, चोटी के जैसा है, हेलिकल शेप में। तो एक्चुअली ये डीएनए कैसे होता है? ये आपका जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम ऐसे कॉइल हो जाता है और इस क्रोमोसोम के आजू बाजू में इस कॉइल को पकड़ने के लिए ढेर सारी हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो जब आपका ये क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं। क्या है क्रोमोसोम के ऊपर?
क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं जो कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं और ये क्रोमोसोम को हमने लपेट दिया है, एक साथ आपने इसको कॉइल कर दिया है। तो ये कॉइलिंग को कौन पकड़ के रखेगा? इसको हिस्टोन प्रोटीन्स पकड़ के रखेंगे। मतलब आप इमेजिन करो, आप अपना ईयरफोन्स, आपका जो ईयर पॉड होता है, ईयर प्लग जो भी आप लगाते हो, तो वो ईयर कॉर्ड को जब आप रोल करते हो तो रोल करने के बाद आपको एक क्लिप दी जाती है अटैच करने के लिए, ताकि वो आपस में ट्विस्टेड ना हो जाए, आपस में वो एंटेंगल ना हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया हमको कि आपका जो डीएनए होता है, डीएनए इज नथिंग बट अ चेन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अ थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम विच इज बाउंड टुगेदर बाय हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। मतलब ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को गोल 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 घुमा के साइड साइड में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से उसको हम पकड़ के रखते हैं, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को? हम डीएनए। ये पार्ट मैंने आपको अभी बता दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमको क्या बताया गया है? द टर्म क्रोमोसोम्स, ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमोसोम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्रोमा मतलब हाफ वर्ड जो है क्रोमोसोम्स का, जो फर्स्ट हाफ है, क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर, और स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? बॉडी। स्ट्रोमा बोलो या सोमा बोलो, स्ट्रोमा बोलो आप या सोमा बोलो, उसका मतलब क्या होता है? बॉडी। सो क्रोमोसोम्स मीन्स व्हाट? यहाँ पर सोमा आएगा, ओके। यहाँ पर क्या आएगा? SOMA, सोमा। सोमा मीन्स व्हाट? सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स। सोमा मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स। सो क्रोमा मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी। मतलब आपके बॉडी में जो कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है, वो कैरेक्टर कैरी करने वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक यूकैरियोटिक सेल में या ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। So the term chromosomes, chroma means color and soma means body, they are coined by W. Waldeyer। मतलब ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता था माइक्रोस्कोप के नीचे, जब साइंटिस्ट ने डीएनए की स्टडी की तो साइंटिस्ट को क्या दिखाई दिया कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो धागे जैसा स्ट्रक्चर है। तो उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया। कौन से साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम नाम दिया? W. Waldeyer in 1888। इन्होंने जब मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में स्टडी की तो इन्होंने जब इस क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया? क्रोमोसोम्स। W. Waldeyer ने इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? क्रोमोसोम्स। अब आगे देखो क्या बताया गया है, साइज के बारे में बताया गया है। द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फ्रॉम, आपका ये जो क्रोमोसोम है ये ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके सेल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब क्रोमोसोम एकदम छोटा भी हो सकता है, जैसे कि 0.1 माइक्रोमीटर, और इट कैन बी अप टू ए साइज ऑफ 33 माइक्रोमीटर। मतलब ये एकदम छोटा भी हो सकता है या लंबा चेन भी हो सकता है। आप इस क्रोमोसोम को अगर बीच में ब्रेक कर दो, इसका छोटा सा पार्ट साइड में निकाल लो, तो आपको छोटा सा पार्ट मिलेगा क्रोमोसोम का। और अगर आप लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इट कैन बी एज स्मॉल एज 0.1 टू एज लार्ज एज 33 माइक्रोमीटर। मतलब इसका स्मॉलेस्ट साइज 0.1 है और लार्जेस्ट साइज 33 माइक्रोमीटर्स है, ओके। सो द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। थिकनेस मतलब इसका अगर आप डायमीटर निकालोगे, इसकी थिकनेस अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस कितनी बताई गई है? 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर्स। ये आपको अभी इतना ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आगे जाके आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जेनेटिक्स के ऊपर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप एक्चुअल मियोसिस और सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होंगी कि क्रोमोसोम का डायमीटर और क्रोमोसोम का लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके। ऑल राइट, लेकिन ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके डायमेंशंस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं, इसका लेंथ और इसका थिकनेस, तो याद रखना है आपको। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको क्रोमोसोम नॉर्मल स्टेज में नहीं देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम्स आपको माइक्रोस्कोप के नीचे कब देखने को मिलते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। मतलब जब सेल ग्रो होता है तब हमको क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनने वाला होता है, तो जब सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में कि पहले क्या होता है? पहले करियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब समझो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो पहले क्या होगा? ये न्यूक्लियस डिवीजन होगा। पहले क्या होगा? ये न्यूक्लियस डिवीजन होगा और फिर बाद में क्या होगा? ये बीच का सेल डिवीजन होगा। तो ऊपर
एक सेल और नीचे एक सेल, ऐसे दो अलग अलग सेल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि पहले करियोकाइनेसिस होता है। करियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो जब आपका सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब आपका न्यूक्लियस अलग अलग हो रहा होता है, मतलब दो डॉटर सेल बनाने के लिए जब सेल डिवीजन करता है, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप के नीचे हमको क्रोमोसोम्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं? क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैपेसिटी क्या होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? वो खुद को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे बॉडी के सेल्स को डिवाइड होने के लिए ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे क्रोमोसोम्स को डिवाइड होने के लिए ज़्यादा कुछ अलग अलग मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रोमोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं। सो दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। दे प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी। इनका नेक्स्ट फंक्शन क्या हमको बताया गया है कि ये हेरिडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाइटल रोल मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्योंकि क्रोमोसोम किसका पार्ट है? क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए में से क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं, और ये क्रोमोसोम सेपरेट होके क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। और आगे जाके गैमेट्स फ्यूज होके, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके ही जाइगोट बनेगा। सो दो अलग अलग पेरेंट्स से जो गैमेट्स आ रहे हैं, ये दो गैमेट्स मिलके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये दो अलग अलग पेरेंट्स क्या कैरी कर रहे हैं? ये दो अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, और इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? इनहेरिटेंस। So chromosomes play vital role in heredity. Next, they do mutation. They are also involved in mutation. Mutation मतलब क्या होता है? Sudden change in genetic structure. मतलब अचानक से आपका जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में इसका अचानक से शेप चेंज हो जाना, या इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होंगे वो जीन्स का पोजीशन अगर अचानक से चेंज हो गया, मतलब एनी सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज म्यूटेशन। अचानक से जब भी डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं तो उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम? म्यूटेशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के वजह से पूरा का पूरा पासा पलट सकता है, पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट म्यूटेशन इज अ वेरी रिस्की फिनोमिनन। ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट इट इज अ वेरी रिस्की फिनोमिनन। ओके, then next is variation and evolutionary development of eukaryotic species. लास्ट क्या है क्रोमोसोम्स का रोल अगर हम देखने जाएं तो क्रोमोसोम के वजह से हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं। वेरिएशन मतलब क्या? न्यू वेराइटी। मतलब आपके मदर और आपके फादर का स्पर्म और एग जब मिला होगा तो आप बने, तो आप डेफिनेटली जो जाइगोट बना है वो अपने पेरेंट्स से अलग है। सो अलग है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। मतलब दो अलग अलग गैमेट्स मिलके जो नया जाइगोट बनता है, वो जाइगोट अपने पेरेंट्स से अलग होता है, दिखने में उसके फंक्शंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन किसके वजह से देखने को मिलता है हमको? क्रोमोसोम्स के वजह से। एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? टाइम के साथ साथ आप जैसे अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हो, जैसे जैसे आप अडेप्टेशन दिखाते हो, उसको हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता है, जब हमको पूंछ हुआ करती थी, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। मतलब एप्स वर अवर एंसेस्टर्स, ऐसा बोला जाता है कि जो एप्स थे वो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हमारे पूर्वज थे। तो उनको पूंछ हुआ करती थी। पूंछ क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उस समय पे नीचे ज़्यादा पानी था, तो बंदरों को झाड़ पे रहना पड़ता था, और झाड़ पे, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जंप करने के लिए वो लोग अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते थे। पूंछ की मदद से वो लोग झाड़ को होल्ड करके रखते थे, पकड़ के रखते थे। लेकिन जैसे जैसे झाड़ की मात्रा कम होती गई, जैसे जैसे बंदरों ने ज़मीन पर रहना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उनकी पूंछ का शेप कम होते गया, छोटा होते गया, उनका साइज छोटा होते गया। तो मतलब उन्होंने क्या किया? खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व किया। इवॉल्व करना मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदलना, इवोल्यूशन दिखाना। और ये इवोल्यूशन भी कैसे देखने को मिलता है हमको? क्रोमोसोम्स की मदद से। क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, समझो आप किसी गर्म जगह पर रहते हो, ऐसे इमेजिन करो कि आप अफ्रीका में रहते हो जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन अचानक से आपकी फैमिली एंटार्क्टिका में शिफ्ट हो गई है। अब जब अचानक से आपकी फैमिली 100 डिग्री या 60 डिग्री टेम्परेचर से 0
डिग्री टेम्परेचर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ठंड लगेगी, आप बीमार हो जाओगे, हो सकता है अगर कोई सेंसिटिव इंसान हो तो उसकी डेथ भी हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जब वहाँ पर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजार लोगे, तो जब आपके बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे तो वो लोग उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके होंगे, क्योंकि उनका डीएनए, उनका क्रोमोसोम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा। सो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, विच इज ऑब्जर्व्ड इन यूकैरियोटिक स्पीशीज। केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें क्रोमोसोम्स का, तो हमारा क्रोमोसोम किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। मतलब ये चीज, ये जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताई कि आपका ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ही डीएनए है, ये क्रोमोसोम ही क्या है? डीएनए है। और इस डीएनए को बाइंड करके रखने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो ब्लैक कलर के मैंने स्पॉट्स बनाए हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो हमारे सर्कुलर कॉइल को पकड़ के रखते हैं, नहीं तो ये कॉइलिंग आपस में एकदम ट्विस्ट हो जाएगी, एकदम मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिसके वजह से स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। सो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ के रखो फिलहाल कि क्रोमोसोम की जो कॉइलिंग है, वो कॉइलिंग आपस में मिक्स ना हो जाए, आपस में उलझ ना जाए, इसीलिए उनको पकड़ के रखने के लिए एक क्लिप जैसा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, और वो क्लिप लाइक स्ट्रक्चर है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है क्रोमोसोम्स का? पक्का। अब देखिए फंक्शन में हमको क्या बताया गया है। क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक फंक्शन। हम कब से बार बार यही बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम्स आर पार्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। मतलब जब पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर बच्चे में जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ हेरिडिटी। सो क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मीन्स दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दिस वॉज अबाउट द फंक्शन एंड दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो यू कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन। अगर आपको 3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा गया है क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में भी थ्योरी बताएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बड़ा पैराग्राफ है, उसका पहले फर्स्ट पैराग्राफ क्या बताया गया है? फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आपको क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट। क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, हनी बी में 16 क्रोमोसोम्स या 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, 16 पेयर और 32 क्रोमोसोम्स। ऐसे बर्ड्स में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एनिमल्स में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्टाइल में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हर एक एनिमल का अपना अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ तो वो कहीं का भी ह्यूमन हो, वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में वो प्रेजेंट हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंडिया में, चाहे कहीं पर भी। ओके, सो ह्यूमन बिलोंग्स टू वन स्पीशी। इंसान तो इंसान ही रहेगा, इंडिया में वो इंसान है और कहीं और जाके वो एनिमल तो नहीं बन जाएगा। द पर्सन विल रिमेन एज ह्यूमन ओनली। तो हर एक स्पीशीज के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया गया है। इसीलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के लिए ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है, स्पेसिफिक है, डिसाइडेड है। इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ द स्पीशीज। और ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप किसी स्पीशीज के पूर्वजों के बारे में पढ़ते हो, मतलब समझो आप ह्यूमंस के एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो कि 1000 साल पहले ह्यूमंस कैसे दिखते थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे था, ह्यूमंस का डीएनए कैसा था, तो ये सब समझने के लिए आपको फिलहाल ह्यूमंस का डीएनए कैसा है वो पता होना जरूरी है। जब आपको प्रेजेंट पता होगा तभी आप पास्ट के बारे में पता कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको जब किसी भी स्पीशीज की फाइलोजेनी स्टडी करनी होती है, फाइलोजेनी मतलब उनके पूर्वजों के बारे में जब आपको स्टडी करना होता है, या उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में जब आपको स्टडी करनी होती है। टैक्सोनॉमी मतलब उनके जो नोमेनक्लेचर है, जैसे अलग अलग वैरायटी है ह्यूमंस के अंदर भी, मतलब अलग अलग आपको, या मैमल्स अगर मैं लूँ तो मैमल्स के अंदर जो अलग अलग हमको जीनस या अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलेंगे, तो उसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए कि इस स्पीशीज के लिए इतने क्रोमोसोम्स हैं। अगर किसी भी स्पीशी में
इतना क्रोमोसोम देखा गया तो वो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का आपको पॉइंट क्या याद रखना है, दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक। आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे और वो क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं। मतलब आप में 46 क्रोमोसोम है और आपके बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक। हाँ, अगर क्रोमोसोम नंबर अचानक से चेंज हो गया, बच्चे में कोई क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो गया, तो दैट बिकम्स एन एबनॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो जाती है? वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो इन नॉर्मल कंडीशंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक एंड दे आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। एंड व्हाई दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में, स्पीशीज के बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको उनका बेसिक क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए, तभी आप उनकी फाइलोजेनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है? पक्का? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट, हमने नंबर ऑफ स्पीशीज का इंट्रोडक्शन देखा कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो होते हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जितना नंबर दिया है उतने ही नंबर देखे जाएंगे और वही नंबर आगे भी देखे जाएंगे, मतलब कॉन्स्टेंटली उतने ही नंबर आपको देखे जाएंगे, मतलब देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसका आगे हमको कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि जब भी आप क्रोमोसोम की स्टडी करते हो या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? कैरियोटाइपिंग। KARYO। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मतलब DNA। तो जब भी आप क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। और उस कैरियोटाइपिंग के अंदर जब आप क्रोमोसोम के नंबर्स की स्टडी करते हो कि मतलब कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए किस स्पीशीज में, तो उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर देखो प्लॉइडी का डेफिनेशन क्या बताया गया है। प्लॉइडी मीन्स डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज X इन अ सेल। मतलब आपके स्पीशीज में, आप जिस स्पीशीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या साइंटिस्ट जिस स्पीशीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, उस स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और वो क्रोमोसोम्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी लेवल। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लॉइडी लेवल। द रिपीटेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब हर एक गिवन स्पीशीज के लिए एक पर्टिकुलर नंबर सेट है और वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। मतलब समझो अगर वो समझो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर 46 ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर मैं एक गैमेट की बात करूं, जैसे एक मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब उसके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना एक इंडिविजुअल सेट बनाया जाता है जिसकी पेयरिंग नहीं काउंट की जाती है, जिसको अकेले काउंट किया जाता है। मतलब अकेला इंडिविजुअल क्रोमोसोम काउंट किया जाता है और फिर उसकी पेयरिंग काउंट की जाती है। तो सिंगल ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर जो सेट बनाते हैं उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम हैप्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, प्लॉइडी मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, मतलब बेसिक नंबर कितने क्रोमोसोम्स हैं आपके सेल के अंदर, बेसिकली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो क्रोमोसोम्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लॉइडी। देखो आगे देखो तो समझ में आएगा। प्लॉइडी 2 टाइप की होती है। प्लॉइडी कितने टाइप की आपको देखने को मिलती है? 2 टाइप में, एक यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। तो पहले देखते हैं यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है। The chromosome number in a cell is the exact multiple of the primary basic number। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपके एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये 23 क्रोमोसोम्स जब एग्जैक्ट डबल हो रहे हैं या ट्रिपल हो रहे हैं, मतलब 23 + 23 46, 23 + 23 + 23 69। तो ऐसे जब आपके एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स पूरा का पूरा सेट जब बढ़ रहा है, पूरा का पूरा सेट जब डबल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, समझो आपके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्या है आपके पास? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब अगर ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पूरा सेट और एक मैंने ऐड कर दिया, एक n में मैंने दूसरा n ऐड कर दिया, तो n + n कितना हो जाएगा? 2n। मतलब मेरे पास पहले एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, मैंने इस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में एक पूरा का पूरा दूसरा सेट ऐड कर दिया। सो मेरे
मेरे पास अब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। देखो यहाँ पर एग्जांपल में हमको क्या बताया गया है, आपके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर है तो उसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड सेट या मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड मतलब 1 सेट, उस एक सेट के अंदर कितने भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। सेट मतलब वो ग्रुप, तो एक ग्रुप के अंदर आप 5 क्रोमोसोम डालो, 10 क्रोमोसोम डालो। ह्यूमंस की बात करें तो एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। तो हमारे पास एक सेट है, एक सेट को हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब एक एन। एक एन में कितने क्रोमोसोम है, हमको पता है 1n इक्वल्स टू 23। अब समझो मैंने और एक सेट ऐड कर दिया, मतलब आपने मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट ऐड कर दिया। मेल गैमेट के पास एक सेट था, n था, और फीमेल गैमेट के पास एक सेट था, n। तो n प्लस n मिला के 2n हो जाएगा। तो आपके पास प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। मतलब अब आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब आपके पास क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर समझो आपने इसमें और एक n मतलब 23 प्लस 23 प्लस 23 3 सेट मिला दिए, तो उस 3 सेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड सेट्स। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं पूरा का पूरा सेट ऐड कर रही हूँ। मैं एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा का पूरा सेट ऐड कर रही हूँ। सेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। सो यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जब आपका जो प्राइमरी बेसिक नंबर है, मतलब आपका जो प्राइमरी सेट है, ये सेट जब एग्जैक्ट ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मीन्स एडिशन ऑफ सेट, एडिशन ऑफ प्राइमरी बेसिक सेट। मतलब अगर 23 क्रोमोसोम्स है तो इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका टेट्रापल, ऐसे क्वाड्रापल, मतलब इसका आप पूरा का पूरा सेट इंक्रीज कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। आप सिंगल क्रोमोसोम ऐड नहीं कर रहे हो। और जो दूसरा प्रोसेस है, दैट मतलब दूसरा टाइप है प्लॉइडी का, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट। इसमें हम क्या करते हैं, हम 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड करते हैं। इसमें हम पूरा क्रोमोसोम ऐड नहीं करते, मतलब पूरा सेट ऐड नहीं करते हैं। यूप्लॉइडी में क्या करते हैं, हम हमारे पास एक सेट है, हम इसमें दूसरा सेट ऐड कर रहे हैं। मतलब 23 क्रोमोसोम्स है, मैं और दूसरा 23 क्रोमोसोम्स ऐड कर रही हूँ, मतलब एक सेट में दूसरा सेट ऐड कर रही हूँ। सो दैट इज यूप्लॉइडी। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, आपके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, इस एक सेट में आप कोई एक क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो, मतलब आप पूरा सेट ऐड नहीं कर रहे हो, आप 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो इट इज आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में आपके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दिया गया है, या समझो आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम दिया गया है, मतलब आपके पास n है या फिर 2n है। मतलब आपके पास 23 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या 46 क्रोमोसोम हो सकते हैं। इनमें से अगर आप एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनमें से आपको जो भी सेट दिया होगा, आपको अगर हेप्लॉइड सेट दिया है या आपको डिप्लॉइड सेट दिया है, मतलब आपको 23 क्रोमोसोम्स दिए होंगे या 46 क्रोमोसोम्स दिए होंगे, इनमें से जब आप कोई एक या दो क्रोमोसोम जब आप इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं उसको हम, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के 2 एग्जांपल्स हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम, डिलीशन मतलब क्रोमोसोम को डिलीट करना, सेट में से एक क्रोमोसोम। जैसे समझो आपके पास 23 बैग्स है, 23 बैग्स है, उस 23 बैग्स में से मैंने एक बैग कम कर दिया तो हाइपोप्लॉइडी, और 23 बैग्स में मैंने एक बैग ऐड कर दिया तो हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब एडिशन, हाइपो मीन्स डिलीशन। देखो ये चार्ट, देखो ये तो चार्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्लॉइडी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो अगर आपका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2 टाइप का होता है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होता है, यू मतलब इक्वल, मतलब आपके पास जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिया गया है उसका एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है। मतलब यहाँ पर यूप्लॉइडी में 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ऐड हो रहा है। आपके पास हेप्लॉइड सेट है, इस हेप्लॉइड सेट में मैंने और एक हेप्लॉइड सेट मिला दिया तो मुझे डिप्लॉइड सेट मिल जाएगा, n प्लस n मिलकर 2n बन जाएगा। इस डिप्लॉइड सेट में मैंने और एक हेप्लॉइड सेट मिला दिया तो n प्लस n बन के 3n, 4n, 5n, ऐसे पॉलीप्लॉइडी लेवल आ जाएगा। मतलब आप कितने भी सेट्स ऐड करते जाओ वो पॉलीप्लॉइडी की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक सेट है तो उसको हम मोनोप्लॉइड या हेप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, मोनोप्लॉइड या हेप्लॉइड बोलेंगे। अगर आपके पास ऐसे 2 सेट्स हैं तो उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, ऐसे 3 सेट्स हैं तो उसको हम ट्रिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड की कैटेगरी में गिन सकते हैं। फिर बारी आती है एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी में आप सेट की बात नहीं करते हो, यहाँ सिंगल क्रोमोसोम की बात होती है। आपके पास नेचुरली
डिप्लॉयड सेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपके पास? डिप्लॉयड सेट प्रेजेंट है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स, जो मैं आपको बता रही थी ना इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि ह्यूमंस में नॉर्मल कंडीशन में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन अगर 47 देखने को मिल रहे हैं या 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में दो टाइप के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। मतलब अगर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम कम कर दिया तो उसको हम बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। मतलब यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 45, क्योंकि 2n मतलब कितना होता है? 46। 46 में से एक निकाल दो, 45। तो अगर एक क्रोमोसोम कम कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी, मतलब वन क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड। मोनो मतलब वन एंड सोमी मीन्स क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम आप माइनस कर रहे हो तो दैट इज मोनोसोमी, और अगर आप 2 क्रोमोसोम माइनस कर रहे हो पूरे सेट में से तो उसको हम बोलेंगे नलीसोमी। क्या बोलेंगे उसको हम? नलीसोमी। तो इस कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे आपके पास? ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे? नलीसोमी में कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे? 2n मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स। 2n, n मतलब 23, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। n मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अगर मैं हैप्लॉइड सेट की बात करूं, हाफ सेट की बात करूं, मतलब 23, और अगर मैं कंप्लीट क्रोमोसोम्स की बात करूं मतलब 46। तो 2n मतलब 46, 46 में से 1 निकाल दिया तो मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे, और नलीसोमी में 46 में से 2 निकाल दिया तो कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम्स बचते हैं और नलीसोमी में कितने क्रोमोसोम्स बचते हैं। ये हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब क्या होता है? माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना। हाइपो मीन्स what? Deletion. And hyper means what? Addition. Hyper means what? Addition. हाइपो में आप माइनस कर रहे हो, हाइपर में आप ऐड कर रहे हो। आपका जो कंप्लीट सेट है आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें अगर आप एक क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे उसको हम? ट्राइसोमी। और अगर आप आपके सेट में 2 क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में आप एक क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो, एक सिंगल क्रोमोसोम, पूरा का पूरा सेट नहीं, एक सिंगल क्रोमोसोम, तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। और टेट्रासोमी में अगर आप 2 सिंगल क्रोमोसोम्स ऐड कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासोमी। हमेशा याद रखो, यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ऐड होता है, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ ऐड होता है, और एन्यूप्लॉइडी में सिंगल क्रोमोसोम्स ऐड या डिलीट होते हैं। इतना प्लीज याद रखो। कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, नलीसोमी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आई होप आपको ये पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। आज की वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं आपको तुरंत 24 आवर्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो रेडी है, आपको तुरंत मिल जाएगी, पर पहले आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से समझ सकें। मैंने कोशिश की है सिंपल टर्म्स में यूज करके आपको एक्सप्लेनेशन देने की। आई होप यू विल लाइक इट, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर पढ़ने के लिए आसानी हो। इट हैज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंस इन 12th एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, कुछ 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है। सो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड दिस चैप्टर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, और स्टे ट्यून्ड। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।